कांग्रेस कमेटी के सदस्य, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के फील्ड कोऑर्डिनेटर रहे श्री राधारमण शर्मा जी। मैं शर्मा जी से आज के वर्तमान हालात के विषय में, जो कांग्रेस की स्थिति आज है और जो वर्तमान में अभी राजस्थान कांग्रेस में जो घमासान मचा हुआ है, इसके क्या कारण है और कांग्रेस में ये जो स्थिति दिन पे दिन खराब हो रही है उसके क्या कारण है, इसके बारे में जानकारी चाहूँगा आदरणीय श्री राधारमण शर्मा जी। देखिए, हमारे यहाँ कांग्रेस में ऐसे बदलाव तो 1984 के बाद काफ़ी आते चले गए। जो कांग्रेसी थे, एक एक करके सारे कांग्रेसियों को निकाला गया, उनके अपमान किए गए, चाहे वो कमलापत त्रिपाठी हों, चाहे वो केसी पंत हों, चाहे वो विद्याचरण शुक्ला हों, और चाहे जगन्नाथ मिश्रा हों, हरदेव जोशी हों, न जाने कितने है ना। तमिलनाडु में हमारे पास बहुत ही अच्छा वो था, सेटअप था, वहाँ से देखिए उसको हटा दिया, वहाँ के नेताओं को हटा दिया गया। वहाँ हुआ करते थे, क्या नाम है, देखिए उनको हटा दिया, और ऐसे करके की शिक्षण करते। इंदिरा गांधी का उस समय पर साथ दिया, जब उनको जेल में डाल दिया तो एक की शिक्षण करी थे जिनने इंदिरा गांधी का डट इसका मतलब ये कि वो पुरानी परंपरा है, वो पुरानी परंपरा थी, वो खत्म हो गई। कांग्रेस में कोई परंपरा नहीं बची। कांग्रेस की जो वास्तविक परंपरा है वो कांग्रेस में नहीं बची। हुआ ये कि कुछ ऐसे लोग कांग्रेस में आ गए जिनका कांग्रेस से कभी कोई लेना देना नहीं था। तो मैं बता दूं, मैं आज सन 1951 में जिस स्वतंत्र पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, वो स्वतंत्र पार्टी पूरी की पूरी कांग्रेस में आ गई। कांग्रेस पे उनने कब्जा कर लिया, राजाएं महाराजाएं ये हैं वो हैं, सब आ गए। दूसरे जिनके घरों से गरम गरम तेल डाले जाते थे, जब स्वतंत्रता सेनानी निकलते थे तो उन पर तेल डाले जाते थे गरम गरम, ये हालत थी। मगर कांग्रेसी तो बाहर हो गए, वो कांग्रेसी हो गए। अब आपने सुना होगा, अभी एक नेताजी का बयान आया, बोले मैं अपने नेता का पेशाब नहीं पी सकता। जब नेताओं की ये हालत हो कि पेशाब पी के राज्यसभा का टिकट मांगते हैं, उस कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस बची कहाँ? मैंने तुम्हें सन 2012 में एक इंटरव्यू दिया था, तुमने एक इंटरव्यू दिया था रामदेव और वो उसके ऊपर अन्ना हजारे के ऊपर। मैंने आपको पहले भी बताया था, असलियत में देखिए कांग्रेस 84 में इंदिरा जी की हत्या के बाद में राजीव गांधी को किसने बनाया प्रधानमंत्री? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में पूरी तैयारी में थे। प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, पूरी लॉबिंग कर रहे थे। बनाने वाले केवल 4 आदमी थे उस समय जिनने दिया। इंदिरा जी की लाश देखिए, इंदिरा जी मन खत्म तो वहीं हो चुकी थी, उनकी लाश रखी रही ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में, और पंडित कमलापत त्रिपाठी अंदर कमरे में लाश के पास बैठे रहे। अरुण नेहरू को भेजा गया, राजीव गांधी कलकत्ता में थे। अब्दुल गनी खां चौधरी पहले ही टेलीफोन गए, अब्दुल गनी खां चौधरी को टेलीफोन हुआ कि राजीव जी को लेके एयरपोर्ट पहुंचो, अरुण नेहरू पहुंच रहे हैं। राजीव जी को वहां से लाया जाता है। संसदीय दल की मीटिंग आनंद फानंद में बुला के और राजीव जी को नेता संसदीय दल का चुन लिया जाता है ना, और तब वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसी कमलापत त्रिपाठी के साथ में क्या हो पाए क्या? देखो, असलियत में राजीव गांधी के पास के बनने के बाद में जितने भी दूर स्कूल के उनके दोस्त थे, जितने भी राजे महाराजे थे, सब नजदीक आ गए और राजीव गांधी को ऐसा कैप्चर कर लिया कि पूछो ना। इनकी मीटिंगें होती थी
कि पंडित इन लोगों को कैसे हटाया जाए। तो देखिए सबसे पहला हमला हुआ कमला पत्र पार्टी के ऊपर। और हमला क्या हुआ, पूरे पंडित जी तो भाई अब विद्याचरण शुक्ला को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये लगे हुए हैं। उसमें नाम आया पंडित कमला पत्र पार्टी, बीसी शुक्ला और केसी पंत और कुछ लोगों का। मतलब कुल मिलाकर के पुराना एक इतिहास रहा है। अच्छा ऐसे ही नहीं, देखिए कितना बरगलाया गया राजीव गांधी को। उधर तो ये हुआ, उधर ताज होटल में मीटिंग होती है, मचान रेस्टोरेंट में बैठ के तय होता है कि बोले वहाँ मलयधर को बुलाया जाता है। मलयधर राके चीफ थे, मलयधर से बाकायदा राजीव गांधी को रिपोर्ट दिलवाई जाती है फर्जी। तो भाई ये हुआ। इधर राजीव गांधी अरुण सिंह को ले आए थे, नौकरी छुड़वा के उनको रक्षा मंत्री बनाया। तो जो सब जब ये प्रधानमंत्री निवास के आसपास कोई भी मकान किसी को अलॉट नहीं किया जाता है। 7 रेड कोच रोड के बराबर में अरुण सिंह को मकान दिया गया। दोनों मकानों की इंटरकनेक्टिविटी एक हो गई, अंदर से दरवाजा हो गया, जबकि सिक्योरिटी की दृष्टि से और वैसे भी ये उचित नहीं था, मगर वो किया गया। खैर अब इधर राजीव जी को समझाया जाता था, सारी लॉबी हो गई थी। उधर घर के दरवाजे अंदर से मिल चुके थे, उधर सोनिया जी के को सब सेट किया जाता था, कोनों में बातें भरी जाती थी। ऐसे करके ये सब चल रहा था। तो पंडित जी को बाहर किया गया। पंडित जी को राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बन गए और कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। उनको कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। अर्जुन सिंह उपाध्यक्ष बन गए, जबकि कांग्रेस के संविधान में उपाध्यक्ष की कोई जगह ही नहीं है। एआईसीसी में कोई उपाध्यक्ष नहीं हो सकता। कांग्रेस के संविधान में कभी नहीं था, हमने कभी रहा कोई उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष बने। ये सब हुआ, पंडित जी को निकाला गया। अरुण नेहरू का नंबर आता है, अरुण नेहरू के स्तर तक थे, किसी की चलती नहीं थी। इंदिरा गांधी के सबसे ज्यादा विश्वास पात्र थे। अरुण नेहरू को कैसे दूर किया जाए, अरुण नेहरू पर चार्ज लगा, बोले साहब ये तो आपकी डांस सेंसर कर रहा है। बूटा सिंह के साथ ले गए, अशोक अरोड़ में बूटा सिंह रहते थे। कई मीटिंग हुई, इसमें प्रवासी भारतीय भी इस कांड में सम्मिलित थे। ये नहीं है, इसमें प्रवासी भारतीय भी थे। उनका रोग बताता हूँ मैं। उनका रोग ये था कि वो ताज होटल में ठहरे हुए थे, सारा मैनेज वही कर रहे थे पैसे से उससे, और उनके इनसे लिंक थे बड़े नजदीकी। तो इधर तो ये हो रहा था, अरुण नेहरू पर लगा चार्ज तो डांस सेंसर करने का, चेकोस्लोवाकिया पिस्तौल कांड का। चेकोस्लोवाकिया पिस्तौल कांड में सारे डॉक्यूमेंट ताज होटल में तैयार होते थे। खाना की में टाइपिंग होती थी, फोटोकॉपी होती थी। यहाँ से एक कॉपी तो अशोक अरोड़ बूटा सिंह के घर भेजी जाती थी। भाई बूटा सिंह होम मिनिस्टर थे, फुल फ्लैश कैबिनेट मिनिस्टर। अरुण नेहरू थे राज्य मंत्री। सारी आ जाती थी वहाँ से, वो अपने हिसाब से उनको वो मैनेज कर लिया। हाँ, एक कॉपी जाती थी चेकोस्लोवाकिया पिस्तौल कांड, बाकायदा लिफाफों में सील होकर जाती थी। इस तरह से चेकोस्लोवाकिया पिस्तौल कांड का जन्म हुआ। तो लोगों को मैं बता रहा हूँ किस तरह से हटाया गया, कांग्रेस पुरानी कांग्रेस को किस तरह से निकाला गया, एक एक करके कमलापति गए, विद्याचरण शुक्ला गए, केसी पंत गए, अरुण नेहरू गए, जगन्नाथ मिश्रा गए, हरदेव जोशी गए, तुम्हारे सिद्धार्थ शंकर राय गए, सबको भगा दिया। कांग्रेस का कांग्रेस ही नहीं रहेगा। अब जो
वर्तमान स्थिति अब वर्तमान स्थिति में देखो दो है। पहली बात तो ये कि नए लड़कों को तुम लाए, नए लड़कों ने अपना सेटअप तैयार किया। अगर सिंधिया नहीं होता तो मध्य प्रदेश में तुम मर जाते, तुम जीत नहीं सकते थे। राजस्थान में अगर गहलोत नहीं होता तो तुम कितनी सीट लाते? पिछली दफा तुम्हें कितनी सीट मिली? 21 सीटें। ये सचिन की बदौलत तुम कांग्रेस में, राजस्थान में बढ़े, ये लोग बढ़े हैं। हरियाणा में हम जीतते। तुम्हें पता हो पिछले दिनों में वायरल हुआ था वीडियो जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हैं और गुलाम नबी आजाद है और अहमद पटेल है। उसको देखना, उससे तुम्हें पूरा अंदाजा हो जाएगा कि हम हरियाणा में क्यों नहीं जीते। ये दोनों राज्य हम जीते। जीतने के बाद में राजीव गांधी ने हर मीटिंग में ऐलान किया कि युवाओं को लाएंगे पूरे मध्य प्रदेश में, सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे, सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजस्थान में जहाँ जहाँ है गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया। एक्चुअली बात क्या है, इन लोगों की चलती नहीं है कांग्रेस में। तुम ये सोच रहे हो कि कांग्रेस को सोनिया गांधी की चलती है या राहुल की चलती है या प्रियंका की चलती है, इनकी चलती नहीं है। चलाने वाला कोई और है, पर्दे के पीछे तो चला रहा है कांग्रेस को। कौन लोग चलाते होंगे भाई? कौन एक ऐसा कॉकस है जो इस कांग्रेस को चला रहा है, सब जानते हैं। जब देखिए वो क्या नाम था, हुसैन हसन अली, जब हसन अली के कहने पे एक आदमी को राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है, जब हसन अली के कहने पे वही राज्यसभा का मेंबर उसको फर्जी पासपोर्ट बनवाता है, फिर उसको कांग्रेस में पहले सेक्रेटरी बनाया गया, फिर राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, फिर उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। यहाँ तक आदमी पहुँच जाता है जिनके संबंध और संबंध तो जब क्या है भाई, जब तुम किसी को पासपोर्ट बनवा रहे हो, लिख के दे रहे हो उसके फेवर में लेटर, तो तुम्हारे संबंध तो क्या है, हो गए। जब कांग्रेस में ये हाल है तो कांग्रेस से क्या उम्मीद करोगे? नहीं, तो अब जो राजस्थान की स्थिति, अब राजस्थान की स्थिति ये है कि ठीक है, उस समय इनने जोर लगा के, असलियत में जोर इनका नहीं, जोर किसी और का चल रहा है। मैंने तुम्हें बताया, अगर राहुल की चलती तो सिंधिया भी बनता मुख्यमंत्री और सचिन भी बनता। राहुल चाहता था दोनों को, तो दोनों भाई आज बराबर चलते थे राहुल के इधर उधर, ऐसा नहीं है। तो राहुल तो इन्हीं को चाहता था, मगर राहुल की चली नहीं। माँ को इतना वो कर दिया गया कि माँ ने बीच में आके, और जब इन दोनों के कुछ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं कुछ लोगों के साथ। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये जो है एक उम्र का एक जो वो नहीं है। नहीं, उम्र क्या होती है? जैसे बुजुर्ग लोग हैं। हाँ, तो बुजुर्ग लोग क्या हुआ? अब मैं 73 साल का हूँ, अब मैं नहीं बैठा रहूँगा क्या? बिल्कुल है, नए लड़कों को नहीं आना दूंगा भाई। उन्हें, मेरा काम ये है कि मैं उन्हें सिखाऊं। मेरा काम ये नहीं है कि सब चीज मुझे ही दे दो। मैंने एक संघ में 5-5 राज्यों का सर्वे किया 2003 में, और पूरी एक रिपोर्ट, एक बूथ की रिपोर्ट बनाई थी। आपने कांग्रेस के लिए बहुत काम किया। मैं कह रहा हूँ भाई, मैं 67 से कर रहा हूँ। सिंडिकेट इंडिकेट का बंटवारा हुआ था। आप जो है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में ही आप वहाँ पर भाई कंप्यूटर डिपार्टमेंट में फील्ड कोऑर्डिनेटर था। ये हमसे झगड़े सट्टाना। फिर जब ये हो गया तो सलमान मुझसे बोले राधा रमन जी, हम तुम ऐसा करो भाई, ये मेरे संग चलो। तो जब काम बने तो मैंने क्यों बोले, इनके झगड़े क्यों सलटाएगा। तो मुझे साथ को सलमान साहब एक साथ लाए। देखो सलमान खुर्शी से पुराना कांग्रेसी परिवार से हैं। उनके बाद खुर्शीद आलम खान 74 में वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, है ना।
हमने देखा है, हम तो बच्चे थे उस समय, छोटे थे, है ना। हम पीसीसी पे अवसर किया, कुछ बलदेव सिंह आर्य हुआ करते थे उस जमाने में, एक मेंबर थे वर्किंग कमेटी के, वो मिनिस्टर भी थे। उन्होंने कुछ कह दिया था यंग लड़कों के लिए, बोले ये बीजेपी वालों ने भेज दिए हैं। तो खुर्शीद आलम खान ने बलदेव सिंह आर्य को डांटा, बोले ये क्या गलत बात है, मत कियो। ये बोले आप जानते नहीं, तो सारे पदाधिकारी हैं युवक कांग्रेस के, आपने ऐसा क्यों कहा, आप माफी मांगिए। पंडित जी अध्यक्ष थे, वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी संसदीय दल की, 1974 के चुनाव होने वाले थे। पंडित जी भी थे, यशपाल कपूर भी थे, बहुगुणा जी भी थे, खुर्शीद आलम खान भी थे। तो खुर्शीद आलम खान ने बिल्कुल, खुर्शीद आलम खान और एच.एन. बहुगुणा ने ये कहा कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आप मीटिंग में जब बैठे। तो अब जो राजस्थान में जो वर्तमान जो हालात बने हैं, अब आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, सचिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, मुझे नहीं लगता, है ना, एक बात है ना। दूसरा, कांग्रेस के पास सचिन को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अभी भी कोई संभावना है? बिल्कुल है। जाएंगे कहाँ? सरकार गिर जाएगी, सरकार मिल जाएगी, बीजेपी वाले इनको छोड़ेंगे क्या? भाई वो पार्टी के पक्ष में वोटिंग नहीं करेंगे, सदस्यता फिर चली जाए। अच्छा, ये अब बिट दे रहे हैं मेंबरों को मीटिंग में आने की, ये कोई बिट बैलेट थोड़ी है। देखिए, कोई भी बिट जारी होती है तो आप संसद के लिए और विधानसभा के लिए बिट जारी कर सकते हैं, संवैधानिक वो है। पार्टी मीटिंग के लिए कोई बिट बैलेट नहीं है, और उससे विधानसभा की सदस्यता जाने या नहीं जाने का कोई मतलब नहीं है। कहीं संविधान में ऐसा नहीं है कि विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी या लोकसभा की सदस्यता जाएगी। पार्टी के लिए बिट का मतलब ही नहीं है, पार्टी मीटिंग के लिए। तो एक तो ये मैं पढ़ रहा था, ये अभी भी संभावना है। कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। कांग्रेस, इनने तो गलती ये करी है कि बिना किसी मतलब के पीसीसी का वो प्रेसिडेंट था, क्या जरूरत थी? तुमने उसके पोस्टर फाड़े पीसीसी ऑफिस से जाके, उसके बोर्डों को तोड़ा गया। बदतमीजी तो इनने करवाई है। अभी भी जो अशोक गहलोत जो है, वो अभी भी कल जो इंटरव्यू में जो हो रहा, वो तो बिल्कुल खुल करके उनके ऊपर बड़ी गंभीर आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं वो। इनके ऊपर मेरे पास एक लिस्ट है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यूपी में सलमान खुर्शीद अध्यक्ष हुआ करते थे, ये थे अशोक गहलोत थे जनरल सेक्रेटरी AICC में। यूपी के चुनावों के ये चुनाव अधिकारी थे, राज्यसभा के मेंबर थे JD शीलम। JD शीलम ने पूरे यूपी में चुनाव कराए। चुनाव करा कर उन्होंने अपनी सारी रिपोर्ट और मेंबरों की लिस्ट जाके ऑस्कर फर्नांडिस को दे दी। ऑस्कर फर्नांडिस के यहाँ वो लिस्ट रही, ऑस्कर फर्नांडिस ने वो लिस्ट उठाई, AICC के जनरल सेक्रेटरी को दे दी। यहाँ तक मामला पूरा हो गया। वहाँ क्या हुआ, वो एक मिश्रा था ऑस्कर फर्नांडिस के यहाँ, तो मेरा ऑफिस और उसका ऑफिस आमना सामने था। तो मैं पहुँच गया अचानक ऑस्कर फर्नांडिस के कमरे में। मैंने यहाँ भी मिश्रा क्या हो रहा है? तो मिश्रा बोले, अरे पंडित जी आपके यूपी की लिस्ट आई है, ये नोटिस को। वो लिस्ट उसने मुझे दे दी, मिश्रा ने। मैंने मिश्रा इसे मैं रख लूँ? बोले हाँ, अरे हमारे यहाँ तो तमाम व्यक्ति ले जाओ। मैं ले आया। तो अब वो डिक्लेयर होती है, तो जो नाम चुनाव अधिकारी ने भेजे, अब तुम लोकतंत्र की बात कर रहे हो पार्टी में, तुम्हारी पार्टी में लोकतंत्र की धमकी तुम उड़ा रहे हो। मेरे पास वो लिस्ट है, उस लिस्ट में से ये नाम कैसे काट दिया अशोक गहलोत ने? अशोक गहलोत इंचार्ज थी, जनरल सेक्रेटरी थे। सलमान खुर्शीद में मने करी तो देखो ये नाम मत काटो। सलमान ने मुझे बताई, बनाओ। सलमान मेरे सामने बैठ के गए, बोले मुझे नहीं पता राधारमन, बोले कि अशोक गहलोत ने किया है, और अशोक गहलोत ने उस लिस्ट में से नाम काटी। मतलब इनका पुराना वो रहा है। अच्छा, नाम उसमें से जो कटी है वो केवल ब्राह्मण के कटी हैं।
किसी और कम्युनिटी के नहीं काटे, चाहे वो बनारस के हों, चाहे वो कहीं के हों। मैं अभी वो पूरा डिस्क्लोज नहीं करता, वो तो मैं जब मैटर आएगा जब डिस्क्लोज करूंगा। तो मतलब पार्टी में लोकतंत्र की बात करना तो बेईमानी है। आज लोकतंत्र है, उस दिन लोकतंत्र नहीं था। ये हालत है। अब इनके पास कोई चारा नहीं है। अब या तो बनेगा मुख्यमंत्री तो सचिन बनेगा, दिन तो रहेगी ये भी नहीं। अब इनके पास कोई चारा नहीं। अच्छा, जहाँ तक सीआरपी मतलब ये सरकार गिर सकती है, गिर भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है भैया। अब तो फ्लोर पर रह गया सब कुछ। अगर फ्लोर पर तुम्हारे पास संख्या नहीं है तो सरकार गिर जाएगी। क्या आपको लग रहा है कि और सचिन पायलट के संग में है, इतनी संख्या है? सचिन पायलट के संग में 30 जाएगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। और ये जो अशोक गहलोत के 104 के बारे अरे सब बकवाई बातें हैं, सुनते रहिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर जब असलियत सामने आएगी जब सब मालूम पड़ जाएगा। आवश्यकता तो 101 की है सर। हाँ, 101 एक तो ही। चलिए, बहुत अच्छा आपसे जो है बड़ी लंबी बातचीत हुई। और नहीं बाबू, अब मैं तो मेरे पास देखो कोई काम तो है नहीं, रिटायर्ड हूँ। सारी पार्टियों के लोग आते हैं, किसी पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, कहीं जाना आना नहीं है। ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ, ना मैं किसी और का हूँ। मैं तो फ्रीलांस हूँ। चलिए भाई 72 के लगभग उम्र ठीक है, तो अब हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर आपसे फिर नेक्स्ट जो आपसे मुलाकात होगी बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। अनिल बाबू।